तो अभी बात करने वाले एटीपी के बारे में। तो जो एटीपी बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ों को इंश्योर करते हुए। तो ये रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्पेसिफिकली ट्रेन ऑपरेशन के बारे में। तो एटीपी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग ट्रेन सेपरेशन, रूट सेट एंड लॉक, स्पीड एनफोर्समेंट, डोर ऑथराइजेशन, रोल बैक प्रोटेक्शन। तो जो एटीपी है, जैसे हमने बात किया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेन को बाय इंश्योरिंग ये सारी कंडीशंस को मतलब फुलफ़िल करते हुए, वो सारी कंडीशंस को मतलब सेटिस्फाई करते हुए एटीपी ट्रेन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस क्या है, ट्रेन सेपरेशन, रूट सेट एंड लॉक, स्पीड एनफोर्समेंट, डोर ऑथराइजेशन, रोल बैक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये ट्रेन सेपरेशन मतलब जो ट्रेन की जो कार है वो सेपरेट नहीं होना चाहिए, रूट जो है वो सेट और लॉक होना चाहिए, स्पीड एनफोर्समेंट मतलब स्पीड रेस्ट्रिक्शन, डोर ऑथराइजेशन मतलब डोर क्लोज, रोल बैक प्रोटेक्शन मतलब हमारी जो ट्रेन है वो रोल बैक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें MRGRS 13 चैप्टर, जो MRGRS इसमें टोटल कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है। ट्रेन कैन बी ऑपरेट इन डिग्रेडेड मोड इन न्यू लाइन इफ़ सिग्नलिंग सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल और कैन से अंडर इंस्टॉलेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर कोई नई जैसे कि अगर कोई नई ट्रैक अगर मतलब इंस्टॉल की जाती है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसको ऑपरेट किया जा सकता है डिग्रेडेड मोड में। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, अगर सिग्नलिंग अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में क्या ट्रेन को चलाया जा सकता है। हाँ, ट्रेन को चलाया जा सकता है, बट जो मोड होगा वो डिग्रेडेड मोड होगा, राइट। और ये कहाँ पर दिया है, ये MRGR 13 में दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑथोरिटी टू प्रोसीड कैन ओनली बी गिवन फॉर ओनली वन फॉल्टी सिग्नल, इफ़ टू सिग्नल इज़ फॉल्टी देन ऑथोरिटी टू प्रोसीड कैन नॉट बी गिवन। तो यहाँ पर एक ऑथोरिटी टू प्रोसीड, ये एक बेसिकली ऑथोरिटी होती है ट्रेन को आगे प्रोसीड करने के लिए। ये तभी दी जाती है अगर एक कोई सिग्नल अगर फॉल्टी है। मान लेते हैं हमारा एक कोई सिग्नल अगर फॉल्टी है, तो ऐसे केस में ऑथोरिटी टू प्रोसीड मतलब ये प्रोसीड करने की जो ऑथोरिटी वो दी जाती है। बट अगर दो सिग्नल अगर फॉल्टी है तो ऐसे केस में ऑथोरिटी टू प्रोसीड ये नहीं दी जा सकती, राइट। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, CATC सिस्टम हैज़ डिफरेंट मोड। CATC सिस्टम जैसे हमने बात किया कंटिन्यूस ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इसके अलग अलग मोड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें DTO मोड हो गया, फिर उसके बाद UTO मोड हो गया, AM मोड हो गया, ATP मोड हो गया, ROS मोड हो गया, RM मोड हो गया, कटआउट मोड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। CATCS जैसे हमने बात किया कंटिन्यूस ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इसके अलग अलग मोड जैसे हमने बात किया DTO हो गया, UT हो गया, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन, अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन, फिर उसके बाद AM, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ROS, रन ऑन साइड मोड, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड, फिर उसके बाद कटआउट मोड, ऑटो रिवर्सल मोड, ऑटो टर्न बैक मोड, राइट। इट इज़ इन टर्मिनल स्टेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ऑटो रिवर्सल मोड और जो ऑटो टर्न बैक मोड होता है बेसिकली कौन से स्टेशन के लिए होता है, टर्मिनल स्टेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मोड आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्मिनल स्टेशन के लिए कौन सा मोड ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, तो ऑटो रिवर्सल मोड या फिर बोल सकते हैं ऑटो टर्न बैक मोड, राइट। कटआउट मोड इज़ यूज इन केस ऑफ ATP फेलियर। ये कटआउट मोड को कब यूज़ किया जाता है, ATP फेलियर में। मान लेते हैं ATP फेलियर हो गया तो ऐसे केस में कटआउट मोड को यूज़ किया जाता है। LOM लिमिट ऑफ मूवमेंट ऑथोरिटी, इट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ट्रेन कैन गो सेफली। RS फ्रॉम डिज़ाइन, RS ट्रेन डिज़ाइन स्पीड इज़ 95 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें LOMA का फुल फॉर्म क्या होता है, लिमिट ऑफ मूवमेंट ऑथोरिटी। तो यहाँ पर ये लिमिट ऑफ मूवमेंट ऑथोरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं लोमा, ये है क्या, ये बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक कि ट्रेन को सेफली लेके जाया जा सकता है। तो लिमिट ऑफ मूवमेंट ऑथोरिटी, इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ट्रेन कैन बी मूव सेफली। जैसे कि हमने बात की हमारी जो ट्रेन की जो डिज़ाइन स्पीड है कितनी है, वो है 95 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, एक मोड होता है जिसे बोला जाता है रन ऑन साइड मोड, ROS मोड, रन ऑन साइड मोड, राइट। ROS का फुल फॉर्म होता है रन ऑन साइड मोड। ये ROS मोड का क्या, ये कैसा मोड होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ATP में चल रही है और अचानक से ATP लॉस्ट हो जाता है, मतलब सिग्नलिंग सिस्टम मतलब लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन होगी वो ROS में स्विच हो जाएंगी। फिर जैसे ट्रेन को सिग्नलिंग मिलेगा, ATP मिलेगा, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो ROS से किस में आ जाएंगी, ATP में आ जाएंगी। तो जैसे अपने डिस्कस किया, एक मोड होता है जिसे बोला जाता है ऑटोमेटिक मोड। तो ऑटोमेटिक मोड में होता है कि जो ट्रेन का जो कंट्रोल होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ट्रेन का कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है, मतलब ट्रेन की स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टेशन पर आके रुकेंगी, ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टेशन से जाएंगी, जो डोर होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा, बट जो डोर जो क्लोज है वो मैन्युअली होगा। एंड ट्रेन रन सेफली इन AM मोड अंडर रेस्ट्रिक्टेड स्पीड एट डिफरेंट सेक्शन। इन AM मोड TO क्लोजेज डोर मैन्युअली एंड स्टार्ट ट्रेन मैन्युअली बाय प्रेसिंग स्टार्ट बटन। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने बात किया ऑटोमेटिक मोड में होगा क्या, सारे जो कंट्रोल्स हो गए वो ऑटोमेटिक हो गए, बट ये जो डोर जो होगा वो मैन्युअली क्लोज होगा, राइट। जैसे कि डोर
ओपन होगा ऑटोमेटिकली बट ये क्लोज़ होगा मैन्युअली। और साथ ही साथ जैसे कि अगर हम लोग देखें इन ऑटोमेटिक मोड जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो डोर को मैन्युअली क्लोज़ करेगा और ट्रेन को स्टार्ट करेगा मैन्युअली बाय प्रेसिंग स्टार्ट बटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ऑटोमेटिक मोड में होगा क्या, अलग अलग सेक्शन पर जो स्पीड होगी ट्रेन की वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। तो ऑटोमेटिक मोड में ट्रेन की जो स्पीड होगी अलग अलग सेक्शन में वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, ट्रेन ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगी और जो ट्रेन जो होगी वो ऑटोमेटिकली स्टॉप पर रुकेंगी और ट्रेन का जो डोर होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा बट मैन्युअली क्लोज होगा। और ट्रेन जो है वो स्टेशन से तभी निकलेगी जब ड्राइवर मैन्युअली ट्रेन स्टार्ट बटन प्रेस करेगा। एक और एक मोड होता है जिसे बोला जाता है ऑटोमेटिक रिवर्सल मोड। तो ऑटोमेटिक रिवर्सल मोड में होगा क्या, ट्रेन विल मूव इन दी रिवर्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक रिवर्सल मोड में जो ट्रेन होगी वो ऑटोमेटिकली मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मूव होगी। आफ्टर रीचिंग टू द टर्मिनल स्टेशन एंड देन ड्राइवर विल चेंज द कैब, राइट। फिर जब जैसे कि हमने डिस्कस किया होता है ऑटोमेटिक रिवर्सल मोड में होगा क्या, जो ट्रेन होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव करेगी। ऑटोमेटिकली कब मूव करेंगी, जब हमारी ट्रेन टर्मिनल स्टेशन पर पहुंच जाएंगी तो। और फिर उसके बाद जो ड्राइवर होगा वो कैब को चेंज करेगा। एक और एक मोड होता है जिसे बोला जाता है कोडेड मैनुअल मोड। इन कोडेड मैनुअल मोड टारगेट स्पीड एंड टारगेट डिस्टेंस, और यहाँ पर ये जो टारगेट स्पीड और जो टारगेट जो डिस्टेंस है बेसिकली हमें कैब सिग्नलिंग में दिखता है, राइट। ये टारगेट स्पीड और जो टारगेट डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है कैब सिग्नल। तो कैब सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें हमें टारगेट स्पीड और टारगेट डिस्टेंस मिलता है। तो कोडेड मैनुअल मोड में जो टारगेट स्पीड और जो टारगेट डिस्टेंस है दिस इज कैब सिग्नल एंड टीयू विल ऑपरेट द ट्रेन अकॉर्डिंग टू द कैब सिग्नल। तो कोडेड मैनुअल मोड में हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, कोडेड मैनुअल मोड में जो ट्रेन ऑपरेटर होगा ट्रेन को चलाएगा अकॉर्डिंग टू द कैब सिग्नल। और जो कैब सिग्नल है इसमें टारगेट स्पीड और जो टारगेट डिस्टेंस होता है वो अवेलेबल होता है। तो इन सिंपल टर्म हम लोग बोल सकते हैं जो कोडेड मैनुअल मोड होता है उसमें जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो सिंपली क्या करेगा, कैब सिग्नल को फॉलो करेगा और कैब सिग्नल में हमें टारगेट स्पीड और टारगेट डिस्टेंस मिलता है। रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड जब हम लोग ट्रेन को ऑन करते हैं। तो ऐसे कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड होता है एंड इट हैज़ स्पीड रेस्ट्रिक्शन मैक्स 25 किलोमीटर पर आवर होता है। टीयू विल ओपन एंड क्लोज द डोर मैनुअली। और रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड जैसे कि हमने बात किया इसमें जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर होती है और जो ट्रेन ऑपरेटर होता है वो डोर को ओपन और क्लोज़ करता है मैनुअली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड के बारे में, फिर उसके बाद कटआउट मोड होता है। अगर ट्रेन की स्पीड अगर 25 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चले जाती है तो ऐसे कि इसमें जो प्रोपल्शन स्पीड होगी वो क्या हो जाएंगी, कट डाउन हो जाएंगी। मतलब ट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। जो ट्रैक्शन कन्वर्टर में जो सप्लाई जो जा रही है वो लॉस्ट हो जाएगा। जो लो स्पीड कटआउट है वो 25 किलोमीटर पर आवर है और जो हाई स्पीड कटआउट है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने बात किया जो लो स्पीड कटआउट है वो 25 किलोमीटर पर आवर और जो हाई स्पीड कटआउट है वो 40 किलोमीटर पर आवर। एक मोड होता है जिसे बोला जाता है आरओएस मोड, रन ऑन साइड मोड इज़ ऑल्सो अ कोडेड मैनुअल मोड। जो आरओएस मोड है ये बेसिकली रन ऑन साइड मोड है। आरओएस का फुल फॉर्म होता है रन ऑन साइड मोड। एक तरीके का कोडेड मैनुअल मोड भी होता है। अंडर नॉन एटीपी मोड सिलेक्टर should be in ATP. For ROS mode, in ROS mode ATP may or may not be available, but in cutout mode there is no ATP. यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ROS मोड होता है रन ऑन साइड मोड, ये ऐसा मोड होता है जिसमें ATP मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बट जो कटआउट मोड है इसमें हमें ATP नहीं मिलेगा। बेसिकली जो रन ऑन साइड मोड होता है ये बेसिकली ऐसा मोड होता है इसमें होता है कि मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो ATP में जा रही है, ATP लॉस्ट हो गया तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो ROS मोड में चलेंगी। जैसे ही ATP मिलेगा तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो फिर से ATP में स्विच हो जाएंगी, ROS से हट जाएंगी, राइट। तो ROS में ATP मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बट जो कटआउट है इसमें ATP नहीं मिलता। शंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रेल व्हीकल मूविंग फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। जो शंटिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रेल व्हीकल है उसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक मूव किया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिवर्सिबल फॉर शंटिंग, यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिस्पॉन्सिबल फॉर शंटिंग इंस्पेक्शन इंचार्ज PPIO मिलरेट एंड DCC। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें शंटिंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। शंटिंग के लिए बेसिकली इंस्पेक्शन टीम रिस्पॉन्सिबल होती है, इंस्पेक्शन इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, PPIO रिस्पॉन्सिबल होता है, मिलरेट रिस्पॉन्सिबल होता है, DCC रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओनली वन शंटिंग मूवमेंट एट अ टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कभी भी ट्रेन की अगर शंटिंग हो रही है तो एक ही शंटिंग होगी एट अ टाइम। ट्रेन शंटर शुड हैव बिफोर शंटिंग रूट एंड ट्रैक शुड बी क्लियर competency. While shunting there should not be any maintenance work happening in the train. While shunting no mobile phone is used. Train shunting movement no mobile phone is used. Train shunting movement RRM stop before 2 meter during coupling should in one shift. Check coupler alignment। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक तरीके से कौन सा प्रोसीजर दिया हुआ है, शंटिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है।
राइट। तो यहाँ पर ये शंटिंग के लिए जैसे हमने बात किया, रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होता है, इंस्पेक्शन इंचार्ज होता है, पीपीआई होता है, मिल राइट होता है, डीसीसी होता है, और एट अ टाइम एक ही शंटिंग होगी, राइट। और यहाँ पर अगर दो तरीके की शंटिंग होती है, एक पावर शंटिंग होती है, एक नॉन पावर शंटिंग होती है। नॉन पावर शंटिंग में जो ट्रेन होती है वो ऑक्स ऑफ होती है और ट्रेन को बेसिकली शंटर व्हीकल क्या करता है, शंट करता है। और दूसरी जो शंटिंग होती है वो पावर शंटिंग होती है। पावर शंटिंग में होता है क्या, बेसिकली ट्रेन शंटर होता है जो कि क्या करता है, ट्रेन को मतलब ऑन करके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक लेके जाता है। अभी यहाँ पर ये जो ट्रेन शंटर है उसके पास क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ट्रेन शंटर शुड हैव कॉम्पिटेंसी बिफोर शंटिंग, रूट एंड ट्रैक शुड बी क्लियर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, शंटिंग स्टार्ट करने से पहले जिस भी ट्रैक पर हमें शंटिंग करना है वो जो ट्रैक है वो क्लियर होना चाहिए, वो जो रूट है वो क्लियर होना चाहिए। वाइल शंटिंग दैट शुड नॉट बी एनी मेंटेनेंस वर्क है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, शंटिंग के टाइम कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी ट्रेन में नहीं होना चाहिए। और शंटिंग के टाइम अगर हम लोग देखें, कोई मोबाइल फ़ोन हमें नहीं यूज़ करना है, स्पेसिफिकली शंटर को, राइट। शंटर मतलब जो कि मतलब आरआरएम को जो चला रहा होगा वो शंटर, पावर ट्रेन में जो शंटर चला रहा होगा, जो ट्रेन को ऑपरेट कर रहा होगा वो उसी को ही शंटर बोला जाता है। ट्रेन शंटिंग मूवमेंट शुड बी कंप्लीट इन वन शिफ्ट। ट्रेन का जो शंटिंग मूवमेंट है वो एक ही शिफ्ट में कंप्लीट होना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये शंटिंग का प्रोसीजर दिया गया है। तो यहाँ पर ये शंटिंग में अगर हम लोग देखें, नॉन पावर शंटिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो शंटिंग से पहले हमें क्या करना होता है, जो आरआरएम और जो ट्रेन है उसे हमें क्या करना होता है, कपल करना होता है, राइट। तो कपल करने से पहले अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमारा जो आरआरएम है वो ट्रेन के 2 मीटर के डिस्टेंस पर आके क्या हो गया, खड़ा हो गया है। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, जो आरआरएम का कपलर और जो ट्रेन का जो कपलर है उसका हमें अलाइनमेंट देखना है। अलाइनमेंट अगर बराबर होता है दोनों का, तो ऐसी केस में जो आरआरएम है उसे हमें ग्रेजुअली मूव करना है लेस देन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फिर उसके बाद जो आरआरएम और जो ट्रेन है उसे हमें कपल कर देना है। तो आरआरएम और जो ट्रेन है वो क्या हो गई, कपल हो गई। अभी कपल होने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सी माइनर सा मतलब पुल करके देखना है आरआरएम को कि बराबर से कपल हुई है या नहीं। तो पुल करने पर पता चल जाएगा कि आरआरएम ट्रेन से कपल हुई है या नहीं, वो हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेन का जो ब्रेक है उसे हमें रिलीज़ करना है। ब्रेक को हमने रिलीज़ किया, ब्रेक को रिलीज़ करने के बाद ब्रेक को हमें क्या कर देना है, आइसोलेट करना है। ब्रेक को हमने आइसोलेट किया, ब्रेक को हमने रिलीज़ किया। तो ऐसे केस में होगा कि जो ब्रेक शू होगा वो व्हील से क्या हो जाएगा, मतलब दूर चले जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेक को हमने रिलीज़ कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे केस में जो आरआरएम का जो ड्राइवर होगा वो डीसीसी से क्या करेगा, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा। और प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो मूवमेंट जो होगा उसे स्टार्ट करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद मान लेते हैं आईबीएल से एसबीएल जाना है ट्रेन, तो मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो भी आईबीएल में, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज हुआ। प्राइवेट नंबर एक्सचेंज होने के बाद ट्रेन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रेन का मूवमेंट स्टार्ट होगा आईबीएल से, फिर ट्रेन जाएंगी शंटिंग नेक। शंटिंग नेक पर जाने के बाद होगा क्या, जो आरआरएम ऑपरेटर होगा वो ट्रेन को क्या कर देगा, आरआरएम को रुका देगा, जिसके से वजह से ट्रेन भी रुक जाएंगी। फिर उसके बाद होगा क्या, शंटिंग नेक से मान लेते हैं अभी जाना है एसबीएल, राइट। तो अगेन जो आरआरएम होगा वो डीसीसी से कम्युनिकेट करेगा, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा। प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो ट्रेन होगा उसे शंटिंग नेक से एसबीएल लेके जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मतलब मूवमेंट होता है। जब भी ट्रेन का मूवमेंट होगा तो ऐसे केस में प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही डिस्कशन किया है। चेक द कपलर अलाइनमेंट ऑफ द ट्रेन आरआरएम आफ्टर कपलिंग ऑफ द ट्रेन। चेक पुल टेस्ट टू एंश्योर प्रॉपर कपलिंग। कट बीआईसी ऑफ द ट्रेन सलून नॉट फ्रॉम द अंडर फ्रेम। रिमूव स्कॉच ब्लॉक भी निकालना होता है। एंड वी डू ब्रेक एंड डू द ब्रेक टेस्ट फ्रॉम आरआरएम इन नॉन पावर ट्रेन। In cell power train, check BIC and EPIC manually, physically, and check brake test from train, not from RRM. And after taking authorization number from DCC, proceed this shunting. After shunting, put BIC and EPIC in the normal and put the scotch block in the train. तो यहाँ पर हमें वही डिस्कशन किया गया। अगेन जो सेल्फ पावर ट्रेन होगी, मतलब जो पावर शंटिंग होगी, उसमें क्या होगा, अगेन जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, ट्रेन को बोर्ड करेगा। फिर उसके बाद होगा क्या, जो बीआईसी और जो ईपीआईसी होगा उसे क्या करेगा, चेक करेगा, राइट, मैनुअली चेक करेगा। फिर जो ब्रेकिंग लग रही है यानी वो बराबर से चेक करेगा, ब्रेक टेस्ट करेगा। फिर उसके बाद जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो बेसिकली ऑथराइजेशन मांगेगा, किससे, डीसीसी से ऑथराइजेशन नंबर मांगने के बाद, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो शंटिंग होगा वो स्टार्ट करेगा। और शंटिंग के बाद जो बीआईसी और जो ईपीआईसी होगा उसे क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। जैसे कि मान लेते फॉर एग्जांपल पावर शंटिंग करना, और मान लेते मैं ट्रेन में गया, शंटर ट्रेन में गया, ट्रेन में मान लेते ब्रेक लगा है। तो ब्रेक अगर लगा है तो ऐसे केस में जो ब्रेक होगा उसे क्या करना होगा, रिलीज़ करना होगा। तो जो ब्रेक हो गया वो क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। अब ब्रेक रिलीज़ हो गया, ब्रेक रिलीज़ होने के बाद होगा क्या, जो ट्रेन का जो शंटर होगा, पावर ट्रेन का जो शंटर होगा वो डीसीसी से कम्युनिकेट करेगा। डीसीसी से कम्युनिकेट करने के बाद प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा। प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या करेगा, ट्रेन का मूवमेंट करेगा। तो कुछ इस तरीके से
सेल्फ पावर ट्रेन शंटिंग होती है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग शंटिंग की वीडियो में। ड्यूरिंग कपलिंग ट्रेन शुड बी रेडी टू कपल। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए कपलिंग के टाइम जो ट्रेन है वो रेडी टू कपल पोजीशन पे होना चाहिए। ड्यूरिंग ब्रेक टेस्ट मोर देन मूव द ट्रेन बाय 2 to 3 मीटर। कपलिंग के टाइम जो ट्रेन है वो रेडी टू कपल पोजीशन में होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपलिंग के टाइम जो ट्रेन है वो रेडी टू कपल पोजीशन में होना चाहिए। और जो ब्रेक टेस्ट है, बेसिकली ब्रेक टेस्ट में जो ट्रेन होती है उसे 2 से 3 मीटर मूव करके देखा जाता है और ब्रेक लगा के मतलब देखा जाता है कि ब्रेक बराबर से काम कर रहा है या नहीं। SBL में अगर हम लोग देखें ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। और 10 मीटर की दूरी पे 10 मीटर से पहले हमें जो ट्रेन है उसे हमें क्या करना होता है, बफर स्टॉप के 10 मीटर पहले ट्रेन को रोकना होता है। IBL में ट्रेन की स्पीड अगर हम लोग देखें 5 किलोमीटर पर आवर होती है और फिर उसके बाद अगेन बफर स्टॉप से 10 मीटर के दूरी पे 10 मीटर पहले की दूरी पे रुकना होता है। इंटरनल क्लीनिंग शेड में अगर हम लोग देखें ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर पर आवर होती है इंटरनल क्लीनिंग शेड में। और जो ट्रेन है उसे अगेन हमें 10 मीटर की दूरी से पहले रोकना होता है। WSL लाइन में ट्रेन की जो स्पीड होती है वो 3 किलोमीटर पर आवर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SBL में 10 किलोमीटर पर आवर, IBL में 5 किलोमीटर पर आवर। इंटरनल क्लीनिंग शेड में अगर हम लोग देखें 5 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद WSL लाइन में ट्रेन की जो स्पीड होती है कितनी होती है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। मूवमेंट ऑफ सेल्फ पावर ट्रेन इज़ नॉट परमिटेड इन रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सेल्फ पावर ट्रेन है उसका जो मूवमेंट है रिवर्स डायरेक्शन में ये परमिटेड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ सेल्फ पावर ट्रेन का जो मूवमेंट है रिवर्स डायरेक्शन में ये परमिटेड नहीं है। लीडिंग पेंटो शुड बी डाउन एट बिफोर इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लीडिंग पेंटोग्राफ होता है, आगे का जो पेंटोग्राफ होता है, ट्रेन में 2 पेंटोग्राफ है, आगे के पेंटोग्राफ और पीछे वाला पेंटोग्राफ। तो जो लीडिंग पेंटोग्राफ है वो डाउन कंडीशन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड के पहला। तो इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड के पहला जो लीडिंग पेंटोग्राफ है वो डाउन कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें DMI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस। DMI का फुल फॉर्म होता है ड्राइवर मशीन इंटरफेस, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें DMI में जो सॉफ्ट की होती है वो कितनी होती है, वो 8 होती है। सॉफ्ट की इन DMI इज़ 8। सॉफ्ट की इन DMI कितनी होती है, 8 होती है। ट्रेन ID एंड क्रू ID इज शोन इन DMI। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया DMI का फुल फॉर्म होता है ड्राइवर मशीन इंटरफेस, और जो सॉफ्ट की होती है DMI में वो कितनी होती है, वो 8 होती है। अभी DMI में क्या दिखाया जाता है, DMI में ट्रेन ID और क्रू ID। ट्रेन ID एंड क्रू ID इज शोन इन DMI में ट्रेन ID और क्रू ID बताया जाता है। तो DMI में क्या होता है, ट्रेन ID डाला जाता है और क्रू ID डाला जाता है। इन ROS मोड ATP में और मे नॉट बी अवेलेबल ड्यू टू सिग्नल फेलियर। जैसे कि हमने बात किया ROS मोड में जो ATP है वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। नो ATC दिस फेलियर ड्यू टू पुअर इंटरफेस बिटवीन DMI एंड ATC। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नो ATC नहीं मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है, नो ATC दिस फेलियर ड्यू टू पुअर इंटरफेस बिटवीन DMI एंड ATC। DMI और ATC के बीच में पुअर इंटरफेसिंग होने के वजह से हमें नो ATC मिलता है, राइट। पुअर इंटरफेस बिटवीन ATC ऑफ 2 कैब, राइट। 2 कैब के बीच की जो ATC है उसके बीच में पुअर इंटरफेस होने की वजह से भी हमें नो ATC मिलता है, राइट। तो नो ATC इसका रीज़न क्या क्या होता है, ATC नहीं मिलने का रीज़न क्या क्या होता है, जैसे हमने बात किया दिस फेलियर ड्यू टू पुअर इंटरफेस बिटवीन DMI एंड ATC। DMI और ATC के बीच में पुअर इंटरफेस होने की वजह से नहीं मिलता है। और दूसरा पुअर इंटरफेस बिटवीन ATC ऑफ 2 कैब। 2 कैब का जो ATC है उसके बीच में पुअर इंटरफेस होने की वजह से भी मतलब हमें नो ATC मिलता है। ATC चेंज ओवर ये जो फेलियर है किसके वजह से मिलता है, दिस फेलियर ड्यू टू इंटरनल PCB वोल्टेज फ्लक्चुएशन, राइट। यहाँ पर ये ATC चेंज ओवर ये किसके वजह से मिलता है, दिस फेलियर जो इंटरनल जो PCB जो है उसके वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से मिलता है। ATC कनेक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक और एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर फ्रंट कैप हेल्थी एंड रियर कैप इज़ अनहेल्थी। फ्रंट कैप अगर हेल्थी होती है तो ऐसे केस में जो हेल्थी कैप है उसकी जो कलर कोडिंग होती है उसे ग्रीन कलर से शो किया जाता है, राइट। इन हेल्थी कैप कलर कोडिंग इज़ ग्रीन। हेल्थी कैप में जो कलर कोडिंग होती है वो ग्रीन होती है, और जो अनहेल्थी कैप होती है, फॉल्टी जो कैप होती है, उसके लिए जो कलर कोडिंग होती है वो क्या होती है, वाइट कलर होती है। तो फ्रंट कैप हेल्थी एंड रियर कैप अनहेल्थी। जो फ्रंट कैप है जैसे हमने बात किया हेल्थी है तो ऐसे केस में कलर कोडिंग ग्रीन होगी, और जो अनहेल्थी जो कैप है उसके लिए जो कलर कोडिंग होगी वो क्या होने वाली है, वाइट रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाटर लेवल अप टू फास्टनर, अगर वाटर लेवल अगर फास्टनर तक के तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी 25 kmph तक की होगी। ये वाटर लेवल अबव फास्टनर, अगर वाटर लेवल अगर फास्टनर के ऊपर है तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें ट्रेन को मूव करना है, राइट।
अगर फास्टनर के ऊपर है वाटर लेवल तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल इंस्ट्रक्शन ट्रेन का मूवमेंट होगा। फ्लड गेज हाइट इज़ 75 mm, जो फ्लड गेज है उसकी जो हाइट होती है 75 mm होती है। इफ़ फ्लड गेज इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन ट्रेन देन ट्रेन मूवमेंट शुड स्टॉप। अगर फ्लड गेज अगर पूरी तरीके से अगर इमर्स्ड हो गया तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्लड गेज है उसकी जो हाइट होती है 75 mm होती है, और जो फ्लड गेज है अगर पूरी तरीके से मतलब इमर्स्ड हो गया पानी में तो ऐसे केस में ट्रेन का जो मूवमेंट है वो स्टॉप होना चाहिए। पीजी है क्या, ये बेसिकली इट इज़ फॉर अर्थक्वेक मेजरमेंट। पीजी ये बेसिकली यूनिट होती है अर्थक्वेक के मेजरमेंट के लिए। अंडर लो सीवियरिटी अर्थक्वेक ट्रेन रन ऑन रेस्ट्रिक्टेड मोड। अगर लो सीवियरिटी का अगर अर्थक्वेक है तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में चलेंगी, रेस्ट्रिक्टेड मोड में चलेंगी, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली पायलटिंग स्पीड होती है। ट्रेन पायलटिंग क्या होती है, ट्रेन का रेवेन्यू स्टार्ट करने से पहले मेन लाइन पे ट्रेन का मूवमेंट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है ट्रैक पर, या फिर ट्रेन का मूवमेंट बराबर हो रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ट्रेन की पायलटिंग की जाती है, राइट। तो ऐसे केस में पहली जो ट्रेन की जो पायलटिंग होती है उसकी जो स्पीड होती है वो रेस्ट्रिक्टेड मोड में होती है, जो कि होती है 25 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद एटीपी मोड में जो होती है वो होती है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। इन स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी अर्थक्वेक OHE शुड टर्न ऑफ, remove passenger from train by detrainment door and by normal door on platform and train will not operate until fitness check is not approved। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है तो ऐसे केस में जो OHE वो क्या होना चाहिए, टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है तो ऐसे केस में OHE टर्न ऑफ हो जाएंगी। OHE को टर्न ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद पैसेंजर्स को ट्रेन से निकालेंगे डिटेनमेंट डोर के थ्रू, और फिर उसके बाद नॉर्मल डोर के थ्रू, मतलब ये जो नॉर्मल जो ट्रेन का जो डोर होता है उसके थ्रू, राइट। और जो ट्रेन होगी वो मूव नहीं करेंगी, ऑपरेट नहीं करेंगी जब तक कि ट्रेन की फिटनेस अप्रूव नहीं हो जाती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अप टू 70 विंड स्पीड नो एक्शन रिक्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हैवी विंड चल रही है तो उसके लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। जैसे कि अगर देखें विंड स्पीड अगर 70 है, विंड की स्पीड अगर 70 है तो ऐसे कि इसमें कोई एक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है। विंड स्पीड अगर 70 से 90 के बीच में तो 40 kmph प्लेटफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन टू प्रिवेंट प्लेटफॉर्म अर्थक्वेक। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं विंड स्पीड अगर 70 to 90 है तो ऐसे कि इसमें ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी रहेंगी, 40 किलोमीटर पर आवर होगी, राइट। विंड स्पीड अगर हम लोग देखें 90 किलोमीटर पर आवर, 90 से ज़्यादा है तो ऐसे कि इसमें जो ट्रेन होगी प्लेटफॉर्म पर वो मूव नहीं करेगी, और जो सेक्शन की जो ट्रेन होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विंड स्पीड अगर 90 से ऊपर है तो ऐसे केस में जो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन है वो उधर ही खड़ी रहेगी, मूव नहीं करेंगी, और जो सेक्शन की जो ट्रेन है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेंगी। इन इंटीग्रेटेड पावर ब्लॉक एवरी डिपार्टमेंट डू वर्क इन ब्लॉक लाइक OHE सिविल सिग्नलिंग। जो इंटीग्रेटेड पावर ब्लॉक होता है ये ऐसा पावर ब्लॉक होता है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे एक ही पावर ब्लॉक में, जैसे कि OHE हो गया, सिविल हो गया, सिग्नलिंग हो गया। ट्रैक एक्सेस डेट इज ट्रैक वर्क कैन बी डन आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक एक्सेस तभी किया जा सकता है जब भी ट्रैफिक कंट्रोलर ऑथराइजेशन दे। अगर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑथराइजेशन नहीं देगा तो ट्रैक एक्सेस अलाउड नहीं है। इफ वर्क नॉट कंप्लीटेड इन गिवन टाइम देन इन्फॉर्म अबाउट टाइम डिले टू ट्रैफिक कंट्रोलर साइन इंटीग्रिटी बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर वर्क अगर एक गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में जो टाइम डिले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है किसको, ट्रैफिक कंट्रोलर को। और जो ट्रैफिक कंट्रोलर होगा और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉन्ट्रैक्टर वो क्या करेगा, एक बॉन्ड साइन करेगा जिसे बोला जाता है इंटीग्रिटी बॉन्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्क अगर गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में जो टाइम डिले होगा वो हमें ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना होगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसे एक बॉन्ड साइन करना होगा जिसे बोला जाता है इंटीग्रिटी बॉन्ड। इंजीनियरिंग पोजीशन इज़ गिवन बाय ट्रैफिक कंट्रोलर वाया डिपो कंट्रोलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंजीनियरिंग पोजीशन है ये कौन देता है, ट्रैफिक कंट्रोलर देता है, किसके थ्रू, डिपो कंट्रोलर के थ्रू। तो इंजीनियरिंग पोजीशन इज़ गिवन बाय ट्रैफिक कंट्रोलर वाया डिपो कंट्रोलर। If more than one department is working under engineering position, then one EPIC is higher, which will communicate with traffic controller। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंजीनियरिंग पोजीशन में अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे केस में एक एपिक को हायर किया जाएगा
जो कि ट्रैफिक कंट्रोलर से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, राइट। ट्रैक वर्क एट वन ट्रैक causing problem in adjacent track, then engineering position of adjacent track should also be taken। एक ट्रैक पे काम चल रहा है जिसकी वजह से वो जो काम है दूसरी ट्रैक को भी क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। तो ऐसे केस में जो दूसरी ट्रैक है उसका भी इंजीनियरिंग पोजीशन लेना इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस स्टाफ रिपोर्ट टू स्टेशन कंट्रोलर बिफोर and after maintenance if maintenance work is being done on track next to railway station, and station controller will connect with traffic controller for controlling the train movement। station controller will give PTW to the maintenance staff। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं अगर कोई काम करना है रेलवे स्टेशन के आसपास में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रेलवे स्टेशन के आजू बाजू जो ट्रैक है उसमें अगर काम करना है, तो ऐसे केस में जो PTW होगा वो किससे लेना होगा, PTW लेना होगा स्टेशन कंट्रोलर से। जो स्टेशन कंट्रोलर होगा वो ट्रैफिक कंट्रोलर से मतलब कोऑर्डिनेट करेगा, और ट्रैफिक कंट्रोलर से कोऑर्डिनेट करने के बाद PTW देगा, राइट, मेंटेनेंस स्टाफ को। मेंटेनेंस स्टाफ जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हमें किसी नाइट का टाइम है और मान लेते किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में ट्रेन का हमें मूवमेंट करवाना है, ट्रेन की टेस्टिंग करवाना है। तो ऐसे केस में जिस स्टेशन से ट्रेन का मतलब स्टार्ट होगी टेस्टिंग, वो स्टेशन पर जाना होगा, स्टेशन कंट्रोलर से मतलब कम्युनिकेट करना होगा, PTW लेना होगा। जो स्टेशन कंट्रोलर होगा ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद क्या करेगा, PTW स्टार्ट करेगा, PTW इशू करेगा। फिर वो जो PTW होगा वो दे दिया जाएगा किसको, मेंटेनेंस स्टाफ को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो ट्रेन टेस्टिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो EPIC होगा उसको दे देगा PTW, और फिर उसके बाद जो काम होगा वो स्टार्ट होगा। और काम ख़त्म होने के बाद वो जो EPIC होगा, जो टेस्टिंग का जो इंचार्ज होगा, वो अगेन स्टेशन कंट्रोलर रिपोर्ट करेगा, PTW क्लोज़ करेगा। जो स्टेशन कंट्रोलर होगा ट्रैफिक कंट्रोलर से कोऑर्डिनेट करवा के PTW क्लोज़ करवा देगा बाय एक्सचेंजिंग दी प्राइवेट नंबर। चैप्टर 11 MRGR पावर सप्लाई एंड ट्रैक्शन अरेंजमेंट के बारे में बताता है। MRGR पावर सप्लाई एंड ट्रैक्शन अरेंजमेंट। MRGR is general rule because it is applicable equally for all the metro। MRGR come in the year 2002। जो MRGR है कब आया था, 2002 में। MRGR is generalized rule for metro rail which is equally applicable for all the metros but the way of implementing this rule might be vary। तो जैसे हमने बात किया जो MRGR है 2002 में आया था, और जो MRGR है जनरलाइज रूल है सारी मेट्रो रेल के लिए, जो कि इक्वली एप्लीकेबल है सारी मेट्रो के लिए, बट जो वे होता है MRGR को इम्प्लीमेंट करने का ये अलग अलग होता है अलग अलग मेट्रो के लिए। 6.6 मीटर लेंथ ऑफ न्यूट्रल सेक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो न्यूट्रल सेक्शन की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 6.6 मीटर होती है, और अंडरग्राउंड में जो लेंथ होती है न्यूट्रल सेक्शन की कितनी होती है, 14 मीटर होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रल सेक्शन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6.6 मीटर होती है, बट अंडरग्राउंड मेट्रो में जो न्यूट्रल सेक्शन की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 14 मीटर होती है। Work which is to be done is first informed to the traffic controller and then traffic controller will give authority to traction power controller to shut off the power। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ काम करवाना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऐसे केस में हमें ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर रिपोर्ट करना होगा, और जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होगा वो किससे कोऑर्डिनेट करेगा, ट्रैफिक कंट्रोलर से कोऑर्डिनेट करेगा। ट्रैफिक कंट्रोलर अगर अथॉरिटी देता है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को काम करने की, तो ऐसे केस में तभी काम किया जा सकता है, अदरवाइज़ काम नहीं किया जा सकता है। तो जो भी काम हमें करना है तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर को पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर ट्रैफिक कंट्रोलर अगर अप्रूव करेगा तो ऐसे केस में जो TPC होगा काम के लिए अलाउ करेगा, राइट। तो वर्क जो भी हमें करना है पहला वो इन्फॉर्म करना है ट्रैफिक कंट्रोलर को, और फिर जो ट्रैफिक कंट्रोलर होगा वो अथॉरिटी देगा ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को पावर को शट ऑफ करने के लिए, राइट। वर्क विच इज़ टू बी डन नियर डिपो। अगर डिपो में अगर कुछ काम करना है तो ऐसे केस में पहला इन्फॉर्म करना होगा डिपो कंट्रोलर को। फर्दर जो डिपो कंट्रोलर होगा वो अपडेट करेगा ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को, और जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा, पावर को ऑफ करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेन लाइन में जो कंट्रोलर होता है वो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, और जो डिपो जो होता है डिपो में जो कंट्रोलर होता है बेसिकली डिपो कंट्रोलर होता है। तो मान लेते हैं जो मेन लाइन है उसमें कुछ पावर सप्लाई ट्रैक्शन का काम करना है, तो ऐसे केस में हमें किसको इन्फॉर्म करना होगा, ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना होगा। ट्रैफिक कंट्रोलर अगर वो काम को अगर अप्रूव करता है तो ऐसे केस में जो ट्रैफिक कंट्रोलर होगा ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को अथॉरिटी देगा। ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को जब अथॉरिटी मिलेगा तो ऐसे केस में पावर को शट ऑफ करके पावर सप्लाई ट्रैक्शन का काम किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई डिपो में अगर काम करना है तो ऐसे केस में ये जो काम है इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा डिपो कंट्रोलर को, और जो डिपो कंट्रोलर होगा वो अपडेट करेगा किसको, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को, राइट। और ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर पावर को ऑफ करेगा।
तो मेन लाइन पे ट्रैफिक कंट्रोलर ऑथोरिटी देगा डिपो किसको, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को। और डिपो में हमें डिपो कंट्रोलर को बोलना होगा अगर कुछ काम करवाना है, तो जो डिपो कंट्रोलर है वो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को बोलेगा पावर को शट ऑफ करने के लिए। ETS इज एट द प्लेटफॉर्म। जो ETS होता है वो कहाँ पर होता है, प्लेटफॉर्म पर होता है, प्लेटफॉर्म के एंड पर होता है, क्रॉस पासेज पे होता है, RSS में होता है, स्टेशन कंट्रोलर में होता है। ETS इज एमरजेंसी ट्रिप सिस्टम। बाय ऑपरेटिंग ETS OHE ऑफ प्लेटफॉर्म सेक्शन विल गेट डी एनर्जाइज। राइट, तो जैसे हमने बात किया जो ETS होता है सबसे पहले इसका लोकेशन पता होना चाहिए, प्लेटफॉर्म एंड पे लगा होता है, क्रॉस पासेज पे लगा होता है, RSS में लगा होता है, स्टेशन कंट्रोलर में लगा होता है। तो स्टेशन कंट्रोलर, RSS, क्रॉस पासेज, प्लेटफॉर्म एंड। अब ये जो ETS है ये है क्या, एमरजेंसी ट्रिप सिस्टम। जब ETS को ऑपरेट करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, प्लेटफॉर्म की पूरी जो OHE होगी वो क्या हो जाएंगी, डी एनर्जाइज हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड रेट ऑफ एयर फ्लो बाय टनल वेंटिलेशन फैन। अभी जो टनल वेंटिलेशन फ़ैन है इसका जो एयर फ्लो का जो रेट होता है वो कितना होता है, 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड के बीच में। राइट, तो टनल वेंटिलेशन फ़ैन का जो स्पीड होता है, टनल वेंटिलेशन फ़ैन की वजह से जो एयर जो जनरेट होती है एयर के फ्लो का जो स्पीड होता है 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड। पेंटो इन CMV इज़ डमी पेंटो। CMV रन्स बाय डीजल इंजन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पेंटोग्राफ होता है CMV में वो डमी पेंटो होता है, और जो CMV होती है बेसिकली डीजल इंजन से चलती है। अभी बात करना है नॉर्मल पावर ब्लॉक के बारे में और शैडो पावर ब्लॉक के बारे में। नॉर्मल पावर ब्लॉक में अगर हम लोग देखें जो OHE होती है एंटायर सेक्शन की वो डी एनर्जाइज हो जाती है, बट कोई डिस्चार्ज रॉड नहीं लगाया जाता है। शैडो पावर ब्लॉक में अगर हम लोग देखें जो OHE होती है पूरे सेक्शन की वो डी एनर्जाइज हो जाती है अलॉन्ग विद दी डिस्चार्ज रॉड। तो नॉर्मल पावर ब्लॉक में OHE डिस्चार्ज हो जाती है बट कोई डिस्चार्ज रॉड नहीं लगाया जाता, और शैडो पावर ब्लॉक में जो सारा जो सेक्शन होता है वो डी एनर्जाइज हो जाता है और डिस्चार्ज रॉड भी लगाया जाता है। मिनिमम जो मतलब यहाँ पर जो क्राइटेरिया JE सुपरवाइज़र PST विल डू दी नॉर्मल एंड शैडो पावर ब्लॉक, और यहाँ पर JE सुपरवाइज़र सिविल सिग्नलिंग डिपार्टमेंट विल इन्फॉर्म टू JE ऑफ PST फॉर शैडो पावर ब्लॉक। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो नॉर्मल पावर ब्लॉक है इसमें बेसिकली कोई भी डिपार्टमेंट कर JE सुपरवाइज़र ऑफ PST विल डू दी नॉर्मल पावर ब्लॉक एंड शैडो पावर ब्लॉक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पावर सप्लाई ट्रैक्शन का जो JE या फिर जो सुपरवाइज़र होगा वो नॉर्मल पावर ब्लॉक भी कर सकता है और शैडो पावर ब्लॉक भी कर सकता है। बट शैडो पावर ब्लॉक में अगर हम लोग देखें सिविल का सिग्नलिंग डिपार्टमेंट का वो इन्फॉर्म करेंगे किसको, JE को, PST के। और जो शैडो पावर ब्लॉक होगा हम लोग सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो शैडो पावर ब्लॉक होगा ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पर ये नॉर्मल पावर ब्लॉक में अगर हम लोग देखें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है जो कि होता है PST डिपार्टमेंट। अब ये जो शैडो पावर ब्लॉक होता है इसमें बेसिकली मल्टीपल डिपार्टमेंट हो रहे होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो शैडो पावर ब्लॉक में जैसे हमने बात किया एंटायर सेक्शन डी एनर्जाइज हो जाता है अलॉन्ग विद द डिस्चार्ज रॉड, और नॉर्मल पावर ब्लॉक में अगर हम लोग देखें एक ही सेक्शन डी एनर्जाइज होता है, और जो सेक्शन होता है वो डी एनर्जाइज होता है और कोई डिस्चार्ज रॉड नहीं होता। तो नॉर्मल पावर ब्लॉक में कोई डिस्चार्ज रॉड नहीं होता, शैडो पावर ब्लॉक में डिस्चार्ज रॉड होता है। शैडो पावर ब्लॉक में मल्टीपल डिपार्टमेंट काम करते हैं बट नॉर्मल पावर ब्लॉक में एक ही PST डिपार्टमेंट काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंजीनियर पोजीशन ब्लॉक ओनली हैज़ वन डिपार्टमेंट वाइल वर्किंग। राइट, अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंजीनियर पोजीशन में बेसिकली एक ब्लॉक आता है। राइट, तो इंजीनियर पोजीशन का मतलब क्या होता है, किसी एक टेक्निकल काम को कंप्लीट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसी को ही बोला जाता है इंजीनियर पोजीशन। तो इंजीनियर पोजीशन में अगर हम लोग देखें कोई एक ही मतलब सबसे पहले इंजीनियरिंग पोजीशन में एक ही डिपार्टमेंट काम करेगा। राइट, इंजीनियरिंग पोजीशन ब्लॉक हैज़ ओनली वन डिपार्टमेंट वाइल वर्किंग। जो इंजीनियरिंग पोजीशन में जो ब्लॉक लिया जो जाएगा उसमें एक ही डिपार्टमेंट होगा। राइट, मल्टीपल डिपार्टमेंट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर कोई रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट अगर ब्लॉक लिया इंजीनियरिंग पोजीशन का, तो रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ही काम करेगा और कोई दूसरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। इंटीग्रेटेड ब्लॉक हैज़ मल्टीपल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग ब्लॉक। जैसे हमने बात किया जो इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट होता है उस जो इंटीग्रेटेड जो ब्लॉक होता है उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं काम के टाइम। इंजीनियर पोजीशन ब्लॉक ओनली इन डे नॉट इन नाइट। जो इंजीनियर पोजीशन जो ब्लॉक होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो डे में होता है, नाइट में नहीं होता। तो इंजीनियर पोजीशन ब्लॉक ये सिर्फ और सिर्फ डे में होता, नाइट में नहीं होता। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ट्रेन रिमेन इन डिग्रेडेड मोड इन डिपो। डिपो में जो ट्रेन की जो एंट्री और जो एग्जिट होती है वो कौन से मोड में होती है, डिग्रेडेड मोड में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपो में ट्रेन की एंट्री और जो एग्जिट है वो डिग्रेडेड मोड में होती है।
बिफोर मेन लाइन दैट इज़ इन डिपो कंट्रोलर कंट्रोल द ट्रेन मूवमेंट, एट मेन लाइन ट्रैफिक कंट्रोलर कंट्रोल द ट्रेन मूवमेंट। तो जैसे हमने बात किया, अगर हमारी ट्रेन अगर डिपो में होती है तो ऐसे केस में जो डिपो कंट्रोलर होगा ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, और जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होगी तो ऐसे केस में ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, राइट। एट मेन लाइन ट्रैफिक कंट्रोलर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। पीपीआईओ का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रेसिव प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। पीपीआईओ डू दी मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन की जो मेंटेनेंस एक्टिविटी उसके लिए पीपीआईओ भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आग लग रही है टनल में तो आग के वजह से क्या होगा, धुआं उठेगा, राइट। स्मोक ड्यू टू फायर इज टेकन प्लेस इन द टनल देन दैट स्मोक शुड गेट एस्केप फ्रॉम द टनल नॉट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगर टनल में अगर स्मोक लगी है तो ऐसे केस में जो स्मोक है वो एस्केप होना चाहिए टनल के थ्रू। प्लेटफॉर्म में अगर स्मोक लगी है तो ऐसे केस में जो धुआं है वो एस्केप होना चाहिए किसके थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू। ऐसा नहीं कि टनल का स्मोक जो है वो प्लेटफॉर्म पे गया, प्लेटफॉर्म का जो स्मोक है वो टनल में गया, ये अनडिज़ायरेबल है। जो टनल वेंटिलेशन फैन है वो बेसिकली एक वेलोसिटी के साथ ऑपरेट करता है, और वो जो वेलोसिटी है वो एक क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ इसलिए ये ऑपरेट करता है टू प्रिवेंट बैक क्लियरिंग इफेक्ट, बैक फ्लो ऑफ स्मोक के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर पूछा गया मोड्स ऑफ ट्रेन कम्युनिकेशन के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके के मतलब जो कम्युनिकेशन जो सोर्स होते हैं हमारे रेलवे सिस्टम में उसके बारे में पूछा गया है। रेडियो एक्सेस यूनिट हो गया पहला, फिर उसके बाद आरडीसी हो गया, रेडियो एक्सेस यूनिट। आरडीसी मतलब रेडियो डेस्कटॉप कंट्रोलर हो गया, फिर उसके बाद हैंड पोर्टेबल रेडियो हो गया जिसे टेट्रा भी बोला जाता है, फिर उसके बाद ट्रेन बॉर्न रेडियो हो गया जो कि मतलब ट्रेन में लगा होता है, फिर उसके बाद आरसीडब्ल्यू मतलब रेडियो कंट्रोल वर्क स्टेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोड ऑफ ऑपरेशन कम्युनिकेशन के दो मोड होते हैं, यहाँ से भी हम लोग बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला जो है वो है ट्रंक मोड ऑपरेशन, दूसरा है डायरेक्ट मोड ऑपरेशन। जो डायरेक्ट मोड ऑपरेशन है बेसिकली डिग्रेडेड मोड है किसका, ट्रंक मोड का। अब ये ट्रंक मोड में होता क्या, जो मल्टीपल जो डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमएसओ। एमएसओ है क्या, ये बेसिकली मोबाइल स्विचिंग ऑफिस है जो कि क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं कम्युनिकेट करते हैं एमएसओ के थ्रू। अब जो डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन होता है डिग्रेडेड मोड होता है, किसका डिग्रेडेड मोड होता है, ट्रंक मोड का, राइट। तो जो डिग्रेडेड मोड होता है ट्रंक मोड का उसे ही बोला जाता है डीएमओ, जिसमें होता है कि दो जो रेडियो डिवाइस है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर डिवाइसेस के बीच का, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर बिटवीन डिवाइसेस। और ये बेसिकली जो डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है बेसिकली अंडरग्राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जो डीएमओ है डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन वो ट्रंक मोड ऑफ ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द रेडियो सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम जो डीएमओ है टीएमओ में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें लीकी कोएक्सियल केबल इज यूज फॉर कम्युनिकेट ऑफ रेडियो डिवाइसेस इन अंडरग्राउंड रेलवे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंडरग्राउंड रेलवे में रेडियो डिवाइस के कम्युनिकेशन के लिए एक केबल यूज़ किया जाता है, और वो जो केबल होता है उसे बोला जाता है लीकी कोएक्सियल केबल। ट्रेन इन यूटीओ मोड डू नॉट ऑपरेट इफ बोथ द कैब radio system if both the cab radio system is failed to work. If any one cab radio won't operate then train will be unable to run under UTO mode. यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो UTO जो मोड होता है जिसे बोला जाता है अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन, इसमें होता क्या है बेसिकली दोनों कैब के जो रेडियो है वो क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर एक कैब का भी रेडियो अगर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो यूटीओ मोड में नहीं चल पाएंगी। तो ट्रेन को यूटीओ मोड में चलाने के लिए दो कैब के जो रेडियो है वो दोनों काम कर रहे होना चाहिए। ट्रेन का कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली होना चाहिए। जो लोकोमोटिव होता है सेल्फ प्रोपल्शन व्हीकल है, ये हमें पता है। ट्रेन फ्रॉम रियर कैब एट 10 किलोमीटर पर आवर इन केस ऑफ फॉल्ट बट नॉर्मली ट्रेन शुड बी रन बाय फ्रंट कैब ओनली। मान लेते हैं ट्रेन में कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया और जो ट्रेन है वो फ्रंट कैब से नहीं चल रही है, ऐसे केस में जो ट्रेन होगी उसे हमें रियर कैब से ऑपरेट करवाना होगा। और ट्रेन को अगर रियर कैब से ऑपरेट करवाना है तो ऐसे केस में जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी होना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए अगर रियर कैब से चला रहे तो। 2 वाइट लाइट एंड 2 रेड लाइट सिग्नल व्हेन ट्रेन इज इन बीइंग स्टेबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ट्रेन को हम लोग स्टेबल कर रहे हैं तो ऐसे केस में 2 रेड लाइट सिग्नल ग्लो होना चाहिए पीछे की तरफ और 2 वाइट सिग्नल ग्लो होना चाहिए, राइट। टू वाइट लाइट एंड 2 रेड लाइट व्हेन ट्रेन इज बीइंग स्टेबल। जब ट्रेन को स्टेबल किया जा रहा है तो ऐसे केस में 2 रेड लाइट जलना चाहिए और 2 वाइट लाइट जलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन को स्टेबल किया जा रहा है तो 2 रेड लाइट और 2 वाइट लाइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन इज हॉल्ट एट मेन लाइन ड्यू टू फॉल्ट देन 2 रेड लाइट एंड 2 रेड लाइट अहेड एंड 2 रेड लाइट बैक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आके रुक जाती है ड्यू टू सम फॉल्ट, तो ऐसे केस में जो फ्रंट कैब है उससे
फ्रंट कैप से रेड लाइट जलना चाहिए आगे की तरफ, मतलब 2 रेड लाइट और दो रेड लाइट आगे की तरफ और 2 रेड लाइट पीछे की तरफ, मतलब ग्लो होना चाहिए। मतलब जो कैप जो लाइट है, जैसे कि हमने बात किया ट्रेन की हेडलाइट होती है, फिर उसके बाद हेडलाइट होती है, फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया टेल लाइट होती है। तो ट्रेन अगर मेन लाइन पर अगर रुक गई है किसी फॉल्ट की वजह से, तो ऐसे कि इसमें रेड लाइट जलना चाहिए फ्रंट कैप से भी और रियर कैप से भी। क्या जलना चाहिए? रेड लाइट जलना चाहिए, जो कि इंडिकेट करेंगे कि ट्रेन में कुछ फॉल्ट आया है। रेड दो रेड लाइट और मिनिमम एक होती है, मिनिमम एक रहना चाहिए, बट रेड लाइट ग्लो होना ही चाहिए अगर ट्रेन अगर हमारी रुक जाए तो मेन लाइन पर किसी रीज़न की वजह से, राइट।